गुड मॉर्निंग, मैं शिवासी सुमन। आप देख रहे पीसी सेकेंडरी पटना। जैसा कि हम लोग घटनासार मैगजीन का सीरीज शुरू किए हैं, ये आगामी बीपीएससी और उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मैगजीन में जनवरी से लेकर जून 2024 का करंट अफेयर का संग्रह किया गया है। हम लोग राष्ट्रीय पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग इस मैगजीन का अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये अभी हाल ही में इटली के अपुलिया के फसानो शहर में बार्गो इग्निजिया में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? इटली के अपुलिया के फसानो शहर में बार्गो इग्निजिया में आयोजित किया गया है। क्लियर? जगह का नाम ध्यान में रखिएगा। और ये 50वां G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है। तो चलिए G7 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रख लेते हैं। पहले देखिए G7, जैसा कि नाम से पता है कि G7 में 7 कंट्री होगा। इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, याद रखने के लिए ट्रिक बता दे रहे हैं। आपका जूस GF, जूस GF, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यूरोपियन कंट्री है तो अपना GF के साथ जाएगा तो जूस पिएगा। तो J फॉर जापान, U फॉर US या USA बोलिए, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा और E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। क्लियर? कोई भी अपना GF के साथ जाएगा तो जूस पिएगा। GF का मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जूस का मतलब J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस। ये 7 कंट्री हो गया। इसमें एक संघ के रूप में शामिल है, वह यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, जिसको यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। क्लियर? इसका स्थापना 1975 में हुआ था। क्यों हुआ था? 70 का दशक में एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आया था, आर्थिक मंदी, और तेल संकट का स्थिति उत्पन्न हो गया था। तो ये 7 देश मिलकर, जो कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, मिलकर इस आर्थिक मंदी से निपटने का काम करने लगे, ताकि सातों मिलकर इस आर्थिक मंदी से हम लोग वो निपट सके। ठीक है ना। इसलिए G7 का गठन किया गया था। 1998 का बात है, उसमें रूस भी शामिल हो गया था, तो G8 हो गया था। लेकिन 2014 में रूस जब क्रीमिया पर हमला करता है, क्रीमिया को कब्जा कर लेता है, तो G7 से G8 से रूस को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से ये G7 कंट्री बन जाता है। तो रूस के बारे में याद रखिएगा कि रूस भी पहले इसमें शामिल था, तो G8 हो चुका था। लेकिन 2014 में क्रीमिया हमला के कारण रूस को बाहर निकाल दिया गया, तो ये G7 बन गया फिर से। तो ये G7 के बारे में एक मोटा मोटी आपको जानकारी दे दिए। अब चलिए करंट अफेयर से रिलेटेड बातों को हम लोग देख लेते हैं, जो मैगजीन में दिया गया है। देखिए, तो जो G7 का जो समिट हुआ है, 50वां G7 का जो समिट इटली में हुआ, उसका प्रमुख बिंदु क्या है? तो प्रमुख बिंदु हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है कि G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन PGI के महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। यानी जो PGII है, G7 का PGII का फुल फॉर्म होता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसको बढ़ावा देना है। तो ये क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। चलिए इसको समझ लेते हैं, PGII क्या होता है।
देखिए ये जो PGII है, जिसका फुल फॉर्म बता दिया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म ये क्या करता है कि जितने भी विकासशील देश हैं, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी संरचना का विकास करने का काम करता है, और उसमें जितना भी फंड लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, वो G7 का कंट्री देंगे। ठीक है, जितना भी अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था वाले जितने भी देश हैं, वहाँ पे जितना भी बुनियादी संरचना का विकास करना होगा, बुनियादी संरचना कहने का मतलब होता है रेलवे हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएगा, है ना। तो जितना भी बुनियादी संरचना का विकास करना होगा, उसके लिए फंड G7 का कंट्री देगा। ठीक है, ये आपका PGII का काम है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपका इसका मतलब क्या क्या काम करेगा, ये पता चल गया। ठीक है, इसके लिए लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित किया जाएगा। जब सड़क, रेल, बिजली की स्थापना किया जाएगा, बुनियादी संरचना का स्थापना किया जाएगा, तो पैसा भी तो खर्च होगा। तो इसके लिए लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित करेगा कौन? G7 करेगा। और इसी का एक और घटक है IMEC, यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को समर्थन देने का प्रोत्साहन। इसी मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात हुआ। एक तो ये बात हो गया है कि PGII को बढ़ावा देना है, दूसरा है IMEC को भी समर्थन देना है। तो IMEC क्या होता है? IMEC है ना, ये क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, यानी यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाना है। ठीक है, ये कॉरिडोर कैसा रहेगा? ये गलियारा कैसा रहेगा? सड़क से जुड़ेगा, रेलवे से जुड़ेगा और समुद्री मार्ग से जुड़ेगा। और इसके लिए खर्च कौन करेगा? तो G7 का कंट्री खर्च करेगा, ताकि वो यूरोप को मिडिल ईस्ट का देशों से और भारत से जोड़ सके। ठीक है ना, तो इस पर भी चर्चा हुआ है कि इस काम को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या होगा। IMEC में क्या होगा? रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परियोजना मार्ग शामिल होगा। ठीक है, जो कि जिससे भारत का भी डेवलपमेंट होगा और भारत मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्री से भी जुड़ जाएगा। दूसरा क्या है पॉइंट है, देख लेते हैं अगला पॉइंट। आधारभूत संरचना अवसंरचना परियोजना को समर्थन। ठीक है, दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ G7 ने मध्य अफ्रीका में लेबिटो कॉरिडोर, लुजोन कॉरिडोर एवं मिडिल कॉरिडोर का समर्थन व्यक्त किया है। कि मतलब कि मध्य अफ्रीका में आपका एक है लोबिटो कॉरिडोर, जो कि अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित है, उसको डेवलप करना है। ठीक है, G7 लेबिटो कॉरिडोर को डेवलप करेगा। ये लेबिटो कॉरिडोर कहाँ है? तो अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित है, उसको डेवलप करेगा। दूसरा लुजोन कॉरिडोर, ये कहाँ है? फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है, इसको भी डेवलप करेगा। तीसरा मिडिल कॉरिडोर, ये कहाँ है? तो ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, इसको भी डेवलप करेगा। और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, यानी कि अफ्रीका का जो साहेल क्षेत्र है, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको क्या करेगा? मृदा अपरदन को रोकने का काम करेगा। ये सब काम करने का चर्चा इस मीटिंग में लिया गया है, यानी 50वां G7 का मीटिंग में लिया गया है। ठीक है ना। यूक्रेन को असाधारण राजस्व त्वरण ऋण, यानी यूक्रेन, रसिया यूक्रेन वार जो हो रहा है, उसमें G7 का लोग किसका सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन का। तो बोला कि यूक्रेन को हम लोग अधिक से अधिक राशि प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना युद्ध लड़ सके, है ना। तो इसके लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का घोषणा किया गया कि यूक्रेन को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये कॉरिडोर का नाम याद रखिएगा, हो सकता परीक्षा में पूछ देगा कि लोबिटो कॉरिडोर कहाँ स्थित है? अंगोला, याद रखिएगा, अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित है। लुजोन कॉरिडोर कहाँ स्थित है? फिलीपींस में है। मिडिल कॉरिडोर कहाँ स्थित है? ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग में स्थित है। ठीक है,
ग्रेट ग्रीन वॉल में देखिएगा साहिल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका का साहिल क्षेत्र अफ्रीका में स्थित है ना। तो कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्टिव यहाँ से इस टाइप से भी निकाल सकता है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, बातों को समझना है। आगे देखते हैं। इसके साथ साथ देखिए G7 के नेताओं ने अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल यानी निम्न आय वाले देशों के लिए खाद्य प्रणाली का पहल शुरू किया गया कि निम्न आय वाले देशों को खाद्य सुरक्षा वहाँ स्थापित किया जा सके, अगर वहाँ पर खाद्य का कमी है तो खाद्य को पूरा किया जा सके, ठीक है ना। तो यह अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल निम्न आय वाले देशों में शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो भारत भी G7 में हिस्सा लिया था, लेकिन आपको लग रहा होगा कि G7 में तो 7 कंट्री है ना, उसमें भारत कहाँ से गया, भारत तो है नहीं। तो 7 कंट्री के अलावा जो अन्य देश आते हैं मीटिंग में, उसको आउटरीच मीटिंग कहते हैं। 7 कंट्री तो अपना मीटिंग करते ही करते हैं, लेकिन 7 कंट्री के साथ साथ भारत और अन्य देश जब उनको भी आमंत्रित किया जाता है तो उसको आउटरीच मीटिंग कहते हैं। तो भारत आउटरीच मीटिंग में शामिल हुआ था, ठीक है ना। भारत क्या हुआ था, आउटरीच मीटिंग में शामिल हुआ था। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को देख लिए। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट। परमाणु हथियारों पर सिपरी का रिपोर्ट। सिपरी होता क्या है, सिपरी एक शॉर्ट फॉर्म है। सिपरी शॉर्ट फॉर्म किसका है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है सिपरी। ये है स्वीडन का यानी स्वीडिश थिंक टैंक है। सिपरी कहाँ का थिंक टैंक है, ये स्वीडन का यानी स्वीडिश थिंक टैंक है सिपरी। ये काम क्या करता है कि विश्व में हथियार के मामले में रिपोर्ट बताता है कि विश्व में हथियार के मामले में क्या रिपोर्ट हो रहा है। तो कुल 9 देश जो परमाणु संपन्न हैं, कुल 9 देश जो परमाणु संपन्न हैं, वो परमाणु शस्त्र में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका रिपोर्ट बताता है। अगर परमाणु शस्त्रागार में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है यानी विश्व के लिए खतरा है कि परमाणु शस्त्र अधिक से अधिक बन रहा है, तो निश्चित है एक न एक दिन उसका उपयोग होगा ही होगा, तो विश्व के लिए खतरा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बताता क्या है, ये रिपोर्ट जो सिपरी रिपोर्ट है, कुल 9 देशों का रिपोर्ट एक साथ बता रहा है, किसी एक देश का रिपोर्ट नहीं बता रहा है। पूरा 9 देश का एक कंबाइंड रिपोर्ट बताता है कि पिछले 5 वर्षों में परमाणु शस्त्रागार में 33% की वृद्धि हुई है। 33% का वृद्धि हुआ है, मतलब परमाणु शस्त्र में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसमें 33% का वृद्धि हुआ है। और ये वृद्धि करने में सबसे अधिक आगे कौन है, तो ये है आपका सबसे संयुक्त राज्य अमेरिका। वो सबसे अधिक परमाणु शस्त्र या शस्त्रागार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके पास अधिक से अधिक परमाणु शस्त्र हो जाए। करने वाला कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और लगभग टोटल जितना भी वृद्धि हुआ है 33%, मतलब परसेंट बता रहे हैं, तो 33% में 80% संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। यही संयुक्त राज्य अमेरिका जो सबको बोलता है कि परमाणु बम मत रखो, खुद सबसे अधिक बढ़ावा देने में इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। बाकी का फिर आगे का देखें तो चीन का हिस्सा, फिर रूस का हिस्सा है। तो लेकिन देखना आपको क्या है कि सिपरी का रिपोर्ट आया है, बताता है कि परमाणु शस्त्रागार में 33% का वृद्धि हुआ है। सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर शस्त्र का मामला में देखते हैं कि परमाणु हथियार सबसे अधिक किस देश के पास है, तो उसका बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। रूस सबसे अधिक परमाणु हथियार रखे हुए हैं, ठीक है ना। कितना है, तो 5580 2024 का रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद अमेरिका, यानी अमेरिका से भी ज़्यादा रूस रखे हुए थे। तो अमेरिका कितना रखा है, 5014 यानी 5014 परमाणु हथियार रखा हुआ है, ठीक है। उसका चीन का देखिए तो 500, फ्रांस 290, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके 225, और अपना भारत का देखिए तो 172 परमाणु हथियार रखे हुए। और पाकिस्तान का अगर देख लिया जाए तो वो भी कम नहीं है, 170 परमाणु हथियार वो भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीका से परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरा उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे टाइम मिले तो एक बार नज़र में आप सरसरी नज़र से देख लीजिए, लेकिन हम परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानूनी को मंजूरी प्रदान की है। जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, वो प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी प्रदान किया है। तो प्रकृति बहाली
कानून होता क्या है इसको समझते हैं, है ना। तो इस कानून का उद्देश्य आवासों को उनके प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना, आवास को उनके प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना, साथ ही जंगलों को फिर से उगाना, दलदल को गीला करना और नदियों को उनकी प्राकृतिक मुक्त प्रवाह अवस्था में वापस लाना। यानी कि ये पर्यावरण संरक्षण का काम करता है। इस कानून का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना, और जैसे प्रकृति का आवास है उसको उसी तरीके से सुरक्षित रखना। नदियाँ बह रही हैं तो उसको प्रकृति अवस्था में बहने देना है, मुक्त अवस्था में बहने देना। उस पर न तो बांध बनाना है न तो डैम बनाना है, नहीं उसका दिशा को मोड़ना है। वो जिस दिशा में बहना चाहे उस दिशा में उसको बहने दिया जाए। अगर दलदली इलाका है, सूख चुका है, उसको फिर से गीला करना है ना। यही सबको मंजूरी प्रदान किया है ये कानून, ये सब काम करना है। इसके लिए 20 यूरोपीय संघ के देशों ने 66% आबादी का, जो 66% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। ठीक है ना। तो 20 यूरोपीय संघ के देश, जो कि पूरा विश्व का 66% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बस इसमें यही था, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर का ही फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है यूएन, यूनाइटेड नेशन जारी करता है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन जारी करता है एसडीआर रिपोर्ट। ये एसडीआर रिपोर्ट क्या कहता है? ये एसडीआर रिपोर्ट कहता है कि जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 लक्ष्य रखे गए हैं, उसमें से प्रमुख गोल है आपका पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख। इसमें एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दुनिया पिछड़ रही है। यानी 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा कर लेना था, प्राप्त कर लेना था। उस गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य को पूरा कर लेना था, 17 गोल को प्राप्त कर लेना था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये रिपोर्ट बताता है कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के मामले में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो क्या है? वो दुनिया इस मामले में पिछड़ रही है। मतलब कुछ ज़्यादा इसके क्षेत्र में, इसको पाने के क्षेत्र में काम नहीं किया है। ठीक है ना। और देखिए क्या बोलता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि गरीबी में कमी, भूख उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त करने में दुनिया काफ़ी पीछे है। ये रिपोर्ट बता रहा है। ये रिपोर्ट क्या है? आपका एसडीआर रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? यूएन जारी करता है। और ये रिपोर्ट में ये सब बातें बताया जा रहा है। और 2030 तक तो हासिल करने का कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई ट्रैक पर ही नहीं है, तो हासिल कैसे होगा? ठीक है। लेकिन जो भी हो, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बेहतर काम करने वाले कौन देश हैं? ये काम करने वाले देश हैं नार्डिक देश हैं। नार्डिक देश करने का मतलब क्या होता है? इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो इसमें आपका फिनलैंड है ना, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, ये सब नार्डिक कंट्री कहलाते हैं। तो ये सब एसडीजी के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए, पूरी तरीके से देखा जाए तो दुनिया पिछड़ रही है, लेकिन उनमें से भी कोई देश तो कुछ काम कर ही रहा होगा ना, बेहतर काम कर रहा होगा। तो उन देशों में देखा जाए तो नार्डिक कंट्री जो है, जिसमें कि फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है ना, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं तो देखा जाए तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंक में, इस रैंक में सबसे नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड। यानी आपसे पूछा जाए कि अभी जो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एसडीआर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने में या उसका रैंक में नंबर 1 पे कौन है? तो आप बताइएगा, वो नंबर 1 पर फिनलैंड है। वहीं अगर भारत का स्थिति देख लिया जाए तो भारत का स्थिति 109वां है ना। भारत 64.0 के समग्र स्कोर के साथ
109वां स्थान पर खड़ा है एसडीजी के मामले में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी के मामले में नंबर 1 पे फिनलैंड है, भारत का स्थान 109वां है। क्लियर, चलिए ये दो तो याद ही रखिएगा। और सबसे निचला स्थान पर है दक्षिणी सूडान, यानी नंबर 1 पर फिनलैंड, भारत 109, अंतिम हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ये क्या है, एसडीआर का रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर पड़ोसी देखो देशों का भी देख लीजिए, भारत का पड़ोसी देश का, तो उसमें चीन का स्थान 68 है, 68 है, और भारत तो खैर बता ही दी 109 पर भारत है ना। बस देखिए नेपाल, श्रीलंका भारत से अच्छा स्थिति में है इस मामले में, एसडीजी के मामले में। पाकिस्तान तो 137 पर है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। एक यूएनएमआई सूचकांक में बारबाडोस शीर्ष पर है। अगर यूनाइटेड नेशन का यूएनएमआई रिपोर्ट देखा जाए, एसडीआर में देखा जाए, तो बारबाडोस को शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है ना, इसको कहते हैं, यूएनएमआई को कहते हैं बहुपक्षवाद। ठीक है, उसमें बारबाडोस नंबर 1 पर है, वैसे फिनलैंड नंबर 1 पर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, अभी हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। ये हुआ है आपका स्विट्जरलैंड का बुर्गेनस्टॉक रिसोर्ट में शामिल, मतलब कि ये मीटिंग हुआ है। स्विट्जरलैंड का बुर्गेनस्टॉक रिसोर्ट में ये मीटिंग हुआ है, और वहाँ क्या हुआ है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ है। इसमें बताया गया, शिखर सम्मेलन में क्या बताया गया है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो भी युद्ध हो रहा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन समाप्त होने का शर्त यूक्रेन का अखंडता नहीं होना चाहिए, उसका कोष्ठ पर नहीं होना चाहिए। मतलब यूक्रेन को तोड़कर उसको खंडित कर कर अगर शांति प्राप्त करना हो तो ऐसा शांति नहीं चाहिए, तब युद्ध होता रहे। अगर शांति हो तो अखंड यूक्रेन के रूप में शांति हो, शांति हो तो यूक्रेन अखंड रहे, इसका समुचित व्यवस्था किया गया है। इस मीटिंग में कहा गया कि किसी भी समझौते का आधार यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता होनी चाहिए, मतलब कि क्षेत्रीय अखंडता होना चाहिए, उसको खंड नहीं करना है। ठीक है ना, इसमें कितना है, 100 देशों ने भाग लिया था, भारत भी इसमें भाग लिया था, लेकिन भारत सिग्नेचर नहीं किया। जो इस पर मीटिंग का जो लास्ट में निष्कर्ष निकला, उस पर जितने भी लोगों ने साइन किया उसमें भारत ने साइन नहीं किया है। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड का बुर्गेनस्टॉक में हुआ था। बस वही बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांति करवाने के लिए यूक्रेन का टुकड़ा करना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारा मीटिंग में बात आया, पहलू आया, सभी देशों ने साइन किया, भारत इस पर साइन नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। बस इसको याद रखना है, इसमें कुछ तो है नहीं। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम बनी। बस बनी तो बनी, इसमें क्या करना है, ठीक है, इसको याद रखना है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। और ये रिपोर्ट जो आया, सूचकांक जो है, ये रिपोर्ट कौन दिया, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के द्वारा जारी किया गया है। ये आखिर होता क्या है, ऊर्जा संक्रमण होता क्या है। ऊर्जा संक्रमण जब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से जब कोई देश
धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मूव करता बढ़ता है तो उसको ऊर्जा संक्रमण कहते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, है ना। इन सभी को कम करते हुए कोई देश अगर नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जल ऊर्जा, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो उसको ऊर्जा संक्रमण कहते हैं। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है। तो इस मामले में देखा जाए तो भारत का स्थान 55.3 स्कोर के साथ 63वां स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 63वां है। प्रश्न पूछ सकता है ऊर्जा संक्रमण क्या होता है? समझा दिए हैं कि परंपरागत ऊर्जा को छोड़कर जब धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं तो उसको ऊर्जा संक्रमण कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कोयला, तेल और गैस से नवाचारी और हरित ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल, जैव ऊर्जा की ओर बढ़ता है तो उसको ऊर्जा संक्रमण कहा जाता है। ठीक है। तो भारत का स्थान कितना है? 63वां स्थान पर है। और शीर्ष स्थान पर देखा जाए कि शीर्ष स्थान पर कौन है इस सूचकांक में? तो स्वीडन है। यानी ऊर्जा संक्रमण में देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन है। और भारत का स्थिति कितना है? तो भाई 63वां स्थान पर ही है। 63वां स्थान पर भारत है। इसमें ऊर्जा संक्रमण। ये रिपोर्ट कौन देता है? ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये सूचकांक जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे दे दिया है रैंक दिखाया जाए तो स्वीडन नंबर 1 पर है ऊर्जा संक्रमण के मामले में। ठीक है। भारत का स्थान तो पता चल ही गया है। भारत का स्थान कितना था? तो 63वां था। और इधर कुछ कुछ और देशों का स्थान दे दिया है जैसे चीन का स्थान 17वां है, ब्राजील का स्थान 12वां है, पाकिस्तान 113 पर है, बांग्लादेश 109 पर है, नेपाल 100 पर है, श्रीलंका 69 स्थान पर है। ये सभी ऊर्जा संक्रमण के मामले में है। ठीक है। सबसे नीचे कौन है? कांगो। ऊर्जा संक्रमण के मामले में सबसे नीचे कौन है? तो ऊर्जा संक्रमण के मामले में सबसे नीचे कांगो है। ठीक है। और सबसे ऊपर स्वीडन। आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2024। यह सूचकांक जारी करता कौन? तो करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, है ना। जारी करता है ये रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ये 163 देशों के आंकड़ा के आधार पर यह सूचकांक को तैयार किया है। ठीक है ना। तो बताता क्या कि विश्व में शांति की स्थिति क्या है? विश्व में शांति की स्थिति क्या है? तो बताता है ये रिपोर्ट कि 0.56% का गिरावट हुआ है वैश्विक शांति में। विश्व भर में जो शांति का स्थिति है इसमें पिछले साल की तुलना में 0.56% की कमी हुआ है। देख लीजिए ना भाई, इजराइल फलस्तीन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है ना। जहाँ तहाँ तनाव बढ़ा हुआ है, युद्ध का माहौल है। तो शांति, वैश्विक शांति में तो गिरावट आएगा ही आएगा। तो वैश्विक शांति का औसत स्तर 2024 में 0.56% कम हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। सबसे शांत इलाका कौन? सबसे शांत देश कौन है? आइसलैंड। सबसे शांत देश, सबसे शांत आइसलैंड। नाम भी आइस है, एकदम आइस के जैसा ठंडा रहता है आइसलैंड। ठीक है ना। और सबसे कम शांत, मतलब एकदम जहां एकदम अशांति है, वो यमन है। जहां अशांति ही अशांति है वो यमन है। ठीक है। अब भारत का स्थिति देखा जाए तो भारत 116वां स्थिति पर है, 116वां स्थान पर है। स्कोर इसको 2.319 मिला है। भारत 116वां स्थान पर है। तो कोई आपसे पूछ दे कि वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है, तो
IEP जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। इसमें 163 देशों का आंकड़ा के आधार पर ये सूचकांक को तैयार किया गया है। नंबर 1 पर आइसलैंड है, सबसे अंतिम यमन है, भारत का स्थान 116 है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। थाईलैंड देश जो है वहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया गया। समलैंगिक विवाह का मतलब कि एक लिंग वाले ही दो व्यक्ति, समान लिंग वाले ही दो व्यक्ति विवाह करें, जैसे पुरुष पुरुष और महिला महिला। ठीक है, तो ये आपका थाईलैंड में ऐसा कानून बन गया है कि समलैंगिक विवाह वहां किया जा सकता है। थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न ने इसका औपचारिक स्वीकृति दे दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 ये सूचकांक कौन जारी करता है, पहले ये हमको देखना है कि सूचकांक जारी करने वाला है कौन। ये पर्यावरण से संबंधित ही सूचकांक होगा, तो ये जारी करता है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये दो संस्था मिलकर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया है। ठीक है, इसमें बताता क्या है कि 180 देशों का आंकड़ा लिया है। 180 देशों का आंकड़ा के आधार पर बताता है कि भारत का स्थिति 176वें स्थान पर है इस सूचकांक में, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थिति कितना है, 176 है। याद रखिएगा, भारत का स्थान कितना है, 176 है। लेकिन नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर है एस्टोनिया। नंबर 1 पर कौन है, एस्टोनिया। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसको दो संस्था मिलकर जारी करता है, उस सूचकांक में नंबर 1 पर है एस्टोनिया, भारत का स्थान है 176। क्लियर? इतना परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। हम बहुत शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, संक्षिप्त में बताते जा रहे हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी तथ्य हासिल कर लिया जाए। नहीं तो अगर एक एक लाइन पढ़ने लगा जाए तो परीक्षा ही बीत जाएगा, उसका रिवाइज भी नहीं हो पाएगा। तो परीक्षा में जो पूछ सकता है बस उसी पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 ये जारी कौन करता है, तो ये करता है UNDP, है ना। UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है ना। इसमें बता रहा है क्या कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। यानी मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। और भारत का स्थिति देखा जाए, भारत का स्थिति 134वां है। भारत की स्थिति कितना है, 134वां है। और ये भी एक याद रखिएगा कि भारत का जो रैंकिंग है ना, वो मध्यम मानव विकास वाले देशों के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। मध्यम मानव विकास, मध्यम मानव विकास कितना पे मिलता है, तो देखिए मध्यम मानव विकास आपको मिलता है जब आपका रैंकिंग या स्कोर 0.550 से 0.66699 तक आता है। एक मिनट, है ना, तब मध्यम मानव विकास वाला देश में गिनती की जाती है। यानी भारत का स्थिति कितना है, 0.550 से लेकर 0.699 तक के बीच में है। देख लीजिए तो मध्यम मानव में आ जाएगा। स्कोर देख लीजिए भारत का कितना है, कितना है, ये क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में ना स्कोर है ये, तो मध्यम मानव में आ जाएगा। ऐसा रैंकिंग देखा जाए 134वां रैंकिंग है। तो हो सकता है ये पूछ दे, स्थान रैंकिंग ना पूछ दे मध्यम मानव वाला है या फिर उच्च मानव विकास वाला है या अत्यधिक उच्च मानव विकास वाला है, तो मध्यम मानव वाला, ठीक है ना। और नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। बस इतना याद रखना है। अधिक से अधिक याद रखिएगा कि इसका एक शीर्षक है, जो भी रिपोर्ट आया है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आया है, उसका शीर्षक है ब्रेकिंग द
ग्रिडलॉक, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक यूएनडीपी का सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी का है। इसका शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। भारत की स्थिति 134वां है और इसका श्रेणी मध्यम मानव विकास वाला श्रेणी में इसको दाखिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ECOSOC के विभिन्न सहायक निकाय के चुनाव में भारत की जीत हुई। तो ECOSOC का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ECO इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का एक निकाय है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का कुल 6 निकाय है। पता है, महासभा होता है, सुरक्षा परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय होता है, सचिवालय होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है और एक होता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। 6 टोटल हुआ ना। तो छठा यानी इसका बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का भी समझाते हैं बात को, जैसे यूनाइटेड नेशन हुआ ये। इसको सपोर्ट करने के लिए 6 निकाय काम करता है। पहला हो गया आपका महासभा, दूसरा हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद जिसको वीटो पावर मिला हुआ है, याद है ना, सुरक्षा परिषद। तीसरा हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा हो जाएगा सचिवालय। पांचवा हो जाएगा न्यास। एक मिनट, ठीक है, न्यास परिषद। और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका ECOSOC यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का इतना सारा निकाय है, ये अपना काम कर रहा है, सुरक्षा परिषद अपना काम कर रहा है, ये 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 अपना काम कर रहा है। इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि इसका भी तो कुछ हेल्प करने वाला निकाय होगा। यूनाइटेड नेशन के लिए ये हो गया, अब इसका भी कुछ अलग अलग निकाय होगा, तब समझिए बातों को। तो हाँ, ECOSOC इसका भी बहुत सारा निकाय होगा, बहुत सारा निकाय होगा हेल्प करने के लिए। इसमें टोटल 17 निकाय हेल्प करने के लिए। अब 17 निकाय का जितना भी चुनाव हुआ उसमें भारत का प्रदर्शन बड़ा ही बेहतरीन हुआ है। समझ गए बात को? केवल रट लेने से ना बात नहीं समझ आया कि आखिर ये ECOSOC क्या है। समझ गए बातों को? अब इसमें बहुत सारे निकाय है इसको हेल्प करने के लिए, उसमें 17 निकाय है। उसमें भारत का प्रदर्शन बड़ा ही अच्छा रहा जब चुनाव हुआ। तो देखिए इसमें किसमें, तो भारत को 2025-29 के लिए महिलाओं की स्थिति आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, कार्यकारी बोर्ड आदि का निकाय का जब चुनाव हुआ तो उसमें भारत का जीत हुआ है। यानी मैक्सिमम सीट पर कौन जीत गया? भारत जीत गया है। तो बस वही बताना चाह रहा है। भारत की जगजीत पवड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 2025-30 के 5 वर्षों के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में चुना गया है। किसको? जगजीत पवड़िया को चुना गया है। क्लियर? तो बस परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। क्वाड के बाद स्क्वाड। क्वाड तुम लोग जानते हैं, क्वाड क्या है? 4 देशों का समूह है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। ठीक है ना? इसके साथ साथ एक स्क्वाड बन गया है। स्क्वाड में बस भारत को हटा दीजिए, अब फिलीपींस को
फिलीपीन को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्वाड में कौन कौन है, तो अमेरिका है, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपीन है, ठीक है। क्वाड में भारत है, स्क्वाड में भारत को हटाइए, फिलीपींस को ले आइए, तो बन जाएगा स्क्वाड। उसका भी सेम काम क्या है कि चीन जो घेराबंदी कर रहा है दक्षिणी चीन सागर में, उसको रोकने के लिए स्क्वाड का गठन कर दिया गया, ठीक है। चलिए, बस इसमें और कुछ विशेष नहीं था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल यूएई में बन रहा है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ बन रहा है, यूएई में बन रहा है, और विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की। टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई, ये ह्यूमन सेंट्रिक एआई क्या होता है, जो रोबोट होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे मानवीय भावना भी अगर डाल दिया जाए, जैसे सहानुभूति देना, दुख प्रदर्शन करना, खुशी प्रदर्शन करना अगर एआई भी करने लगे तो उसको कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक एआई। ये काम कौन करने वाला है, टीसीएस। यानी कि कौन, टीसीएस कौन है भाई, तो भारत का प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है ना। तो फ्रांस का पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा आयोजित चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब फ्रांस, अभी पेरिस में जो मीटिंग हुआ है एआई का, टीसीएस बोला कि हम ऐसा एआई लाएंगे जिसमें जो सहानुभूति को समझ सके, जो भावना को भी समझ सके। बस यही तो बात है इसमें समझने का। टीसीएस का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ह्यूमन सेंट्रिक एआई टीसीएस ही डेवलप करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन, ये टाइम्स मैगजीन जो है वो हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए कितना योगदान दे रहा है, उसको ये देखता है, ठीक है ना। तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो जून 2024 को यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग जारी किया है। वो बताता क्या है, वो बताता क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने में अपना कितना योगदान दे रहा है। उसमें भारत नंबर 1 पर है, ठीक है ना, पहले स्थान पर भारत है। बात को समझ में आ रहा है। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग, ये आपका टाइम्स जो मैगजीन है वो एक रैंकिंग जारी किया है। वो रैंकिंग क्या है कि विश्व में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में को प्राप्त करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में अपना कितना योगदान दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी। उसमें नंबर 1 पे कौन है, तो भारत है। भारत की यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है, ठीक है ना। तो बस उतना आपको याद रखना है। 105 संस्थानों पर सर्वे किया गया था, उसमें नंबर 1 भारत की स्थिति है। अगर देखा जाए तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तीसरा लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, तो अगर इस पर काम देखा जाए विश्वविद्यालय का, तो मैसूर का स्थित एक जगद्गुरु श्री शिवरात्रीश्वर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी पहले स्थान पर है कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट का आपका अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली वाला जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये यूनिवर्सिटी बड़ा ही ज़्यादा योगदान किया है। ऐसे ओवरऑल नंबर 1 पर कौन देश शामिल है, भारत पहले नंबर पर स्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लैंगिक समानता सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक ये कौन जारी करता है, तो इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। लैंगिक समानता सूचकांक 2024 जो सूचकांक जारी किया जाता है वो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नंबर 1 पर आइसलैंड है। नंबर 1 पर कौन है, आइसलैंड। सबसे खराब स्थिति सूडान का है। सबसे खराब स्थिति किसका है, सूडान का है।
ठीक है ना। चलिए, अब भारत का स्थान कितना है? 129वां स्थान पर, 129 स्थान पर। यानी लैंगिक समानता सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 1 पर आइसलैंड, भारत का स्थान 129, सबसे पीछे सूडान। बस इतना याद रखना है। आगे देखिए, एक और रिपोर्ट का जो डेटा वो भी देख लेते हैं कि जो WEF का जो रिपोर्ट आया है, यानी वैश्विक इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, वो बता रहा है कि दुनिया ने लैंगिक असमानता का 68.5% हिस्सा समाप्त कर दिया गया। यानी जितना असमानता था, लैंगिक असमानता था, उसका 68.5% समाप्त कर दिया गया है। और जो बचा है वो भी जल्द ही धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सब डेटा हो सकता परीक्षा में पूछ दे, इसलिए डेटा को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस सूचकांक को, लैंगिक सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक को मापने के लिए 4 प्रमुख आयाम हैं: आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। हो सकता परीक्षा पूछ दे कि जो लैंगिक समानता जो होता है, लैंगिक समानता सूचकांक है, इस किस आधार पर इस सूचकांक को बनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण, इस पर, इसके आधार पर लैंगिक समानता रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आइए, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया है। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया है। इस अलायंस में कितने देश हैं? तो भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिणी कोरिया है, जापान है और यूरोपीय संघ है। तो ये जो बायोफार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल तो होता पता है, फार्मास्यूटिकल में दवा वगैरह होता है। इसमें बायो वर्ड लगा हुआ है, तो बायो वर्ड लगा हुआ है तो इसका समझिएगा कि इसमें कुछ जीवित प्राणी का तत्व होगा। ठीक है ना। तो देखिए, बायोफार्मास्यूटिकल एक प्रकार की चिकित्सीय दवा है जो जीवित प्राणियों के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्मजीवों, पशु द्रव्यों और आनुवांशिक रूपों से संशोधित कोशिकाओं, जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। यानी ये जो दवा है वो रासायनिक तत्व, रसायन मिला के नहीं बनाया जाता है, केमिकल बना के नहीं मिलाया जाता है। ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है कि जीवित प्राणियों के अंग, ऊतक, सूक्ष्मजीव, पशु द्रव्य, आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाया जाता है। क्योंकि इसके आगे बायो लगा हुआ, बायो का मतलब ही होता है जीव। बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी, जीव, बायो में जीव लगा रहता है ना, तो बस जीव को पकड़ लीजिएगा, इसमें जीव का रहेगा, केमिकल नहीं रहेगा। ये अलायंस में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान और यूरोपीय संघ शामिल हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21वीं सांगरी लावार्ता, ये 21वीं सांगरी लावार्ता होता क्या है? देखिए, ये जो सांगरी ला है ना, ये आपका सिंगापुर का एक होटल है, उसका नाम है सांगरी ला। वहीं पर ये मीटिंग हर बार होता है, इसलिए उस होटल के नाम से कर दिया सांगरी ला। ऐसे इसका ऑफिशियल नाम, इस मीटिंग का ऑफिशियल नाम है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। लेकिन यह मीटिंग हर बार सिंगापुर के सांगरी ला होटल में होता है, इसलिए इसको सांगरी ला वार्ता भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्रों और दुनिया के अन्य हिस्सों में से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। देखिए, ये सांगरी ला वार्ता एशिया प्रशांत के देशों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है जहां वे क्षेत्र की सुरक्षा समस्याओं पर चर्चा करके समाधान खोजने का प्रयास कर सकें। बात को समझ गए? एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, उसके लिए क्या क्या उपाय किया जाए, ये सांगरी ला वार्ता करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मीटिंग में देख सकते हैं जो सांगरी ला मीटिंग हुआ है, इसमें व्लादिमीर
जेलेंस्की शामिल हुआ था, आपका फिलीपींस का राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शामिल हुआ था, तिमोर लेस्टे का राष्ट्रपति जोस होटा शामिल हुआ था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसको याद रखिएगा कि इसका सांग्री-ला वार्ता का उद्देश्य का है। सांग्री-ला वार्ता कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलीपींस राज्य की फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान की है। देखिए, जून 2024 को यूरोपीय देश स्लोवानिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, यानी फिलिस्तीन एक देश है, एक स्वतंत्र देश है, उसके रूप में मान्यता देने वाला ये राज्य, ये देश कौन है? स्लोवेनिया है, हाल ही में दिया है। इसके पहले कौन कौन दे चुका है? इसके पहले नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे चुका है। ठीक है, बस यही महत्वपूर्ण है कि इस बार कौन ऑप्शन दे देगा कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का मान्यता देने वाला कौन है? तो स्लोवेनिया। इसके पहले कौन कौन दे चुका है? तो आयरलैंड भी दे चुका है, नॉर्वे भी दे चुका है और स्पेन भी दे चुका है। ठीक है, चलिए। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, ये विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 ये जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूनाइटेड नेशन, UNODC। ठीक है, UNODC, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहता है कि अगर देखा जाए तो अवैध रूप से गैंडा का शिकार किया जाता है और अवैध रूप से अगर पेड़ को देखा जाए तो देवदार का जो पेड़ होता है ना, उसका कटाई किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट के अनुसार बोलता है कि अवैध रूप से अगर पशु में देखा जाए तो गैंडा का शिकार हो रहा है और पेड़ को देखा जाए, वृक्ष को देखा जाए तो देवदार का वृक्ष का कटाई हो रहा है अवैध रूप से। इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूछ सकता है कौन सा जीव का सबसे अधिक शिकार अवैध रूप से किया जाता है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार तो गैंडे का, वृक्ष का नाम लेगा तो देवदार, बाकी अन्य लोगों का भी दिया, ठीक है, लेकिन इन दोनों को नाम याद रखना परीक्षा का दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची 2024। फोर्ब्स जानते हैं एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक मैगजीन है, फोर्ब्स है ना, वो लिस्ट जारी किया है 30 अंडर 30 एशिया सूची। इसमें होता क्या कि जितने भी युवा अग्रणी बिजनेसमैन हैं, युवा नेता हैं, उसका नाम इस लिस्ट में जारी किया जाता है। ठीक है ना, इसमें बताता है कि भारत का अगर देखा जाए तो भारत का अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा और कौन, भाग्यश्री जैन इस लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में क्या है? शामिल किया गया। फोर्ब्स का 30 अंडर 30 एशिया सूची है, उसमें भारत का किसका नाम, भारत का किसको शामिल किया गया? भारत से, तो भारत से अक्षित बंसल को, राघव अरोड़ा को और भाग्यश्री जैन को शामिल किया गया है। ये कौन है? ये युवा बिजनेसमैन है, युवा बिजनेसमैन है, ठीक है ना, जो स्टार्टअप चला रहे हैं। क्लियर? बस ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, इतना याद रखना है कि 30 अंडर 30 में इन तीनों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची, दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची देखिए, ये आपका वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 को वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित किया गया। ये जो रिपोर्ट है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों का जो सूची जारी किया गया है वो हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा जारी किया गया, हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताता क्या है? ये रिपोर्ट बताता है कि नंबर वन पर कौन है? तो न्यूयॉर्क शहर शामिल है। अमेरिका का नंबर 1 पर न्यूयॉर्क शहर शामिल, जो सबसे महंगा सिटी है। 50 शहरों में नंबर 1 पर कौन है? न्यूयॉर्क शहर, जो
50 में से आपका मुंबई का स्थान कैमा है, 24वां स्थान पर है। मुंबई भी 24वां स्थान पर है। दिल्ली का स्थान 50 शहरों में दिल्ली का स्थान देखिए, तो दिल्ली का स्थान आपका कैमा है, तो 37वां स्थान पर दिल्ली है। तो हेनले पासपोर्ट जो है वो रिपोर्ट जारी किया गया 50 देशों का 50 देशों में कौन कौन शहर ज़्यादा महंगा है, तो बता रहा है कि न्यूयॉर्क सबसे महंगा है, भारत का मुंबई 24वां स्थान पर रखता है और दिल्ली 37वां स्थान पर। बस इतना याद रखना है आपको। देख सकते हैं नंबर 1 पर कौन है, न्यूयॉर्क शहर। कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, अब भारत का 2 है, 24 नंबर पर मुंबई और 37 नंबर पर दिल्ली। क्लियर। चलिए, स्वीडन नाटो का 32वां देश बन गया। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया। नाटो का फुल फॉर्म पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब स्वीडन भी नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस स्वीडन का नाम याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वीडन नाटो का सदस्य बन चुका है। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, तो सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल अभी पता चला है। एक फ्रंटियर इन मरीन साइंस नामक एक जर्नल है, उसके द्वारा बताया गया है कि विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल कौन है, तो उसका नाम है तामजा। उसका नाम क्या है, तामजा। हो सकता परीक्षा में पूछ दे कि विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है तामजा। ठीक है, तामजा ब्लू होल। ठीक है, और ये तामजा ब्लू होल का नाम आपको याद रखना है, जो मैक्सिको के समुद्री खाड़ी के पास है। मैक्सिको का जो समुद्री खाड़ी है वहीं पर ये तामजा ब्लू होल अवस्थित है। और ये रिपोर्ट कौन दे रहा है, तो फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस नामक एक जर्नल के द्वारा छपा है। तो इस तरह से हमने आज घटनासार का अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ही इसको पार्ट 2 भी कंप्लीट कर देंगे और इस तरह की पूरा अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय खत्म कर चुकी हैं 2 पार्ट में, उसको देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शुरू हो चुका है, जिसका एक पार्ट खत्म आज हो चुका है, दूसरा पार्ट भी जल्दी खत्म कर देंगे। परीक्षा होने से पहले आपका मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे समझा के पढ़ा रहे हैं, आराम से हो जाएगा। साफ साफ दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, PDF के लिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा, PDF आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।